जय हिंद दोस्तों। ज्ञान विदिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। जी हाँ, ये रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत की गई है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। और ये रिपोर्ट अगले 5 सालों यानी 2026 से 2031 तक केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध हैं, उनकी दिशा तय करेगी। तो चलिए इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये वित्त आयोग है क्या और इसका संवैधानिक आधार क्या है। बिल्कुल, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अच्छा। तो मतलब ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा होता है। और 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता, जैसा हमने कहा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं और इसकी सिफारिशें 2026-27 से 2030-31 5 साल के लिए लागू होंगी। जी, इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स का पैसा है उसके वितरण के लिए सिद्धांत तय करना। और साथ ही राज्यों को जो सहायता अनुदान मतलब ग्रांट्स इन एड दिए जाते हैं उनके नियम भी यही तय करता है। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वो सरकार पर बाध्यकारी होती हैं? मतलब क्या सरकार को वो माननी ही पड़ती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संवैधानिक रूप से सरकार इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, तो ये बस सलाहकार हैं। हाँ, ये सलाहकार प्रकृति की होती हैं, लेकिन एक परंपरा यही रही है कि केंद्र सरकार आमतौर पर वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है। ऐसा क्यों? ताकि वित्तीय संघवाद मतलब फिस्कल फेडरलिज्म की जो भावना है वो बनी रहे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक है वर्टिकल डेवोल्यूशन, यानी केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी। जी, इस आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्रीय करों के विभाज्य पूल यानी डिविजिबल पूल में से राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनी रहेगी। 41%? इसका मतलब है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है? 15वें वित्त आयोग ने भी तो इतनी ही सिफारिश की थी। सही कहा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये विभाज्य पूल आखिर होता क्या है। हाँ। ये केंद्र का जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू होता है उसमें से संग्रहण लागत और सबसे जरूरी उपकर एवं अधिभार यानी सेस एंड सरचार्जेस इनको घटाकर मिलता है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेस और सरचार्जेस से जो भी कमाई होती है वो राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती? बिल्कुल नहीं। ये तो राज्यों के लिए मतलब चिंता का विषय हो सकता है, खासकर जब केंद्र इन पर इतना निर्भर हो रहा हो। आपका संदेह बिल्कुल जायज है। कई राज्य इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि सेस और सरचार्जेस को विभाज्य पूल का हिस्सा बनाना चाहिए। तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं? क्योंकि संविधान के अनुसार ये केंद्र के विशेष उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें साझा नहीं किया जाता। और इसी वजह से जो 41% की गणना है वो सिर्फ विभाज्य पूल पर होती है, कुल टैक्स कलेक्शन पर नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। वर्टिकल डेवोल्यूशन के बाद आता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, मतलब वो 41% हिस्सा राज्यों के बीच आपस में कैसे बटेगा। और इस टेबल में तो 15वें और 16वें आयोग के फॉर्मूले की तुलना है। जी, और इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले आय दूरी यानी इनकम डिस्टेंस का जो वेटेज है वो 45% से घटाकर 42.5% कर दिया गया है। वहीं जनसंख्या जो 2011 की जनगणना पर आधारित है उसका वेटेज 15% से बढ़ाकर 17.5% कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा और मैं कहूँगा नया बदलाव है वो है जीडीपी में योगदान। इसे 10% का वेटेज दिया गया है। ये तो पहले 0 था। हाँ, और इसके ठीक विपरीत कर और राजकोषीय प्रयास यानी टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स जिसका वेटेज 2.5% था उसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। और बाकी क्षेत्रफल और जनसंख्या की प्रदर्शन का वेटेज भी कम किया गया है, 15% से 10% और 12.5% से 10%। वन का वेटेज 10% पर स्थिर है। कर प्रयास को हटाकर जीडीपी में योगदान को शामिल करना, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट लगता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये उन राज्यों को दंडित नहीं करेगा जो अपनी टैक्स वसूली बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, भले ही उनकी इकोनॉमी छोटी हो? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए,
ये बदलाव इक्विटी मतलब समता से एफिशिएंसी मतलब दक्षता की ओर एक झुकाव को दिखाता है। कैसे? तर्क ये है कि जो राज्य देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान दे रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जबकि कर प्रयास को मापना अक्सर उन जटिल और विवादास्पद होता था। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है, इससे छोटे या कम विकसित राज्यों को नुकसान हो सकता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। पिछली स्लाइड के सबसे बड़े बदलाव को यहाँ और विस्तार से समझाया गया है। योगदान बनाम प्रयास। बिल्कुल, जीडीपी में योगदान को 10% का वेटेज देना एक बिल्कुल नया मापदंड है। इसका उद्देश्य, जैसा हमने अभी चर्चा की, राष्ट्रीय जीडीपी में राज्य के योगदान को मान्यता देना है। और इसे कर और राजकोषीय प्रयासों के स्थान पर लाया गया है। जी। तो इसकी गणना कैसे की जाएगी? इसकी गणना के लिए 2018-19 से लेकर 2023-24 तक के जो औसत नॉमिनल जीएसटीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उनको आधार बनाया जाएगा। पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से 2020-21 के साल को छोड़ दिया गया है। यहाँ एक की इनसाइड भी दिया गया है कि ये बदलाव उन राज्यों के लिए फायदेमंद हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि 2020-21 के वर्ष को गणना से बाहर क्यों रखा गया? इसका सबसे बड़ा और संभावित कारण तो कोविड-19 महामारी है। अच्छा। 2020-21 एक असाधारण साल था। लगभग सभी राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अगर उस साल के आंकड़ों को शामिल करते तो राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन का मतलब एक सही औसत नहीं मिल पाता। इसलिए उसे हटाकर एक ज्यादा स्थिर तस्वीर लेने की कोशिश की गई है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दो और मापदंडों वन और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। जी, पहले वन यानी फॉरेस्ट की बात करते हैं, जिसका वेटेज 10% है। इसमें एक नया बदलाव ये है कि अब खुले वनों मतलब ओपन फॉरेस्ट को भी गणना में शामिल किया गया है। पहले 15वें वित्त आयोग ने सिर्फ सघन और मध्यम सघन वनों पर ही विचार किया था। और इसका वेटेज कैसे तय होगा? ये कुल वन क्षेत्र और 2015 से 2023 के बीच वन क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है, दोनों पर आधारित है। और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन का क्या? इसका वेटेज भी 10% है। इसका आधार 1971 और 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर को बनाया गया है। इसका उद्देश्य सीधा है उन राज्यों को पुरस्कृत करना जिन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया है। अच्छा, इसमें भी एक बदलाव है। पहले टीएफआर पे फोकस था, अब सीधे जनसंख्या वृद्धि दर पर है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि जनसांख्यिकी प्रदर्शन के लिए 1971 से 2011 तक की आंकड़ों का उपयोग क्यों किया जा रहा है? 2011 के बाद के आंकड़े क्यों नहीं? देखिए, 1971 को आधार वर्ष इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये वो समय था जब देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना शुरू किया गया था। और 2011 तक ही क्यों? क्योंकि हमारे पास अंतिम विश्वसनीय अखिल भारतीय जनगणना के आंकड़े वही हैं। ये उन राज्यों, खासकर दक्षिणी राज्यों को पुरस्कृत करने का एक तरीका है जिन्होंने राष्ट्रीय नीति का पालन करते हुए अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। करों के बंटवारे के अलावा वित्त आयोग सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड की भी सिफारिश करता है। जी, 2026 से 31 की अवधि के लिए कुल 9.47 लाख करोड़ के सहायता अनुदान की सिफारिश की गई है। काफी बड़ी रकम है। हाँ, इसमें से 7.91 लाख करोड़ स्थानीय निकायों के लिए और 1.56 लाख करोड़ आपदा प्रबंधन के लिए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो दाईं ओर के बॉक्स में है, महत्वपूर्ण विलोपन। इसमें लिखा है कि राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्र विशिष्ट अनुदान और राज्य विशिष्ट अनुदान, इन सबको बंद कर दिया गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि अब राज्यों को उनके राजस्व घाटे की भरपाई के लिए केंद्र से सीधा अनुदान नहीं मिलेगा। मेरा सवाल यही है, राजस्व घाटा अनुदान बंद करने से उन राज्यों पर क्या असर पड़ेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इन अनुदानों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे? क्या ये उन्हें एक वित्तीय संकट में नहीं डाल देगा? ये एक वैध चिंता है। आयोग का तर्क शायद ये है कि ये राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने और अपने राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मतलब उन्हें बैसाखी नहीं देना चाहते। एक तरह से आयोग चाहता है कि राज्य अपनी वित्तीय स्थिति को खुद सुधारें, न कि केंद्र से अनुदान पर निर्भर रहें। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में विशेष रूप से जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। स्थानीय निकायों के लिए 7.91 लाख करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन तो है,
लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। जी, इन्हें प्रवेश स्तर की शर्तें, एंट्री लेवल क्राइटेरिया कहा गया है और ये अनिवार्य है। अनुदान पाने के लिए राज्यों को 3 चरण पूरे करने होंगे। ये 3 चरण क्या हैं? पहला, संविधान के अनुसार स्थानीय निकायों का गठन होना चाहिए। दूसरा, उनके जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, उनका सार्वजनिक प्रकाशन होना चाहिए, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी। और तीसरा? और तीसरा, राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन का समय पर गठन होना चाहिए। ये शर्तें तो स्थानीय निकायों में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर कोई राज्य इन अनिवार्य शर्तों में से किसी एक को भी पूरा नहीं कर पाता, तो क्या होगा? क्या उन्हें उस साल का पूरा अनुदान नहीं मिलेगा? बिल्कुल, ये एंट्री लेवल यानी प्रवेश स्तर की शर्तें हैं। अगर कोई राज्य इन्हें पूरा नहीं करता है तो वो अनुदान पाने के लिए पात्र ही नहीं होगा। मतलब ये एक तरह का दबाव है। हाँ, ये राज्यों पर दबाव बनाने का एक तरीका है कि वे 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों की भावना को सही मायने में लागू करें और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाएं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। कुल स्थानीय निकाय अनुदान में से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कितना है और उसकी संरचना क्या है? ग्रामीण स्थानीय निकायों LLBs के लिए कुल 4,35,00,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और इस अनुदान को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? 80% हिस्सा मूल अनुदान यानी बेसिक ग्रांट है और 20% हिस्सा प्रदर्शन अनुदान यानी परफॉर्मेंस ग्रांट है। और इस मूल अनुदान का भी कोई विभाजन है? हाँ, उस 80% मूल अनुदान में से 50% अनटाइड है। ऑनटाइड मतलब पंचायतें उसे अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकती हैं और बाकी 50% टाइड है, जो विशेष रूप से स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन जैसे कामों के लिए ही खर्च हो सकता है। और 20% प्रदर्शन अनुदान? वो इस बात पर आधारित होगा कि राज्य सरकार अपने खुद के संसाधनों से स्थानीय निकायों को कितना फंड ट्रांसफर करती है। ये टाइड और अनटाइड अनुदान के बीच 50-50 का विभाजन क्यों रखा गया है? क्या ये पंचायतों की स्वायत्ता को, उनकी ऑटोनॉमी को सीमित नहीं करता? देखिए, ये संतुलन बनाने का एक प्रयास है। अनटाइड अनुदान स्थानीय स्वशासन की भावना को मजबूत करता है, जिससे पंचायतें अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। वहीं टाइड अनुदान ये सुनिश्चित करता है कि जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं, जैसे स्वच्छता और जल प्रबंधन, उन पर भी पर्याप्त ध्यान और पैसा खर्च हो। तो ये एक तरह से गाइडेड डेवलपमेंट और लोकल ऑटोनॉमी के बीच का संतुलन है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। गांव के बाद अब शहरों की बात करते हैं। जी, शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्या प्रावधान है? शहरी स्थानीय निकायों के लिए कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और इसमें 2 बहुत ही रोचक और नई पहलें शामिल हैं। वो क्या है? पहली है शहरीकरण प्रीमियम, जिसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। ये एक मुश्त अनुदान है जो शहरों के आसपास के गांवों के विलय और नई टाउनशिप नीति बनाने के लिए दिया जाएगा। और दूसरी पहल? दूसरी है विशेष बुनियादी ढांचा, जिसके लिए 56,100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये अनुदान 10 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों जैसे पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर में अपशिष्ट जल प्रबंधन मतलब वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए है। ये शहरीकरण प्रीमियम की अवधारणा काफी नई लग रही है। क्या इसका उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते शहरों के अनियोजित विस्तार को रोकना और एक सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना है? आपने बिल्कुल सही समझा। भारत बहुत तेजी से शहरीकरण कर रहा है। हाँ। ये प्रीमियम राज्यों को प्रोत्साहित करेगा कि वे शहरों के विस्तार को पहले से ही प्लान करें, जिससे अवैध कॉलोनियों और अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलें। ये पहली बार है कि किसी वित्त आयोग ने शहरीकरण को इस तरह से वित्तीय प्रोत्साहन दिया है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सहायता अनुदान में दूसरा बड़ा हिस्सा आपदा प्रबंधन का था। जी हाँ, आपदा प्रबंधन फंड SDRF, SDMF के लिए कुल कॉपस 2,04,000 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1,56,000 करोड़ होगा। इसमें कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न भी बताया गया है, जो अलग अलग राज्यों के लिए अलग है। सही। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए केंद्र 90% हिस्सा देगा और राज्य सिर्फ 10%। और बाकी राज्यों के लिए? जबकि अन्य सभी राज्यों के लिए ये अनुपात 75% केंद्र और 25% राज्य का होगा।
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये अलग और ज्यादा उदार साझाकरण पैटर्न क्यों है? इसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों की भौगोलिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता है। मतलब ये राज्य भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही इनके स्वयं के राजस्व स्रोत भी सीमित होते हैं। इसलिए उनकी उच्च भेद्यता और सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन के लिए अधिक वित्तीय सहायता देती है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। रिपोर्ट में सिर्फ पैसे के बंटवारे की ही नहीं बल्कि वित्तीय अनुशासन की भी बात की गई है। बिल्कुल, एक स्पष्ट राजकोषीय समेकन रोडमैप दिया गया है। इसमें 2030-31 तक के लिए घाटे के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। क्या लक्ष्य हैं? केंद्र के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3-5% और राज्यों के लिए जीएसडीपी का 3% होना चाहिए। और ऋण मतलब डेट के बारे में भी लक्ष्य दिया गया है? हाँ, संयुक्त ऋण को जीडीपी के 77.3% से घटाकर 73.1% पर लाने का लक्ष्य है। और एक बहुत सख्त नियम ये है कि बजट से इतर उधारी मतलब ऑफ बजट बोरोइंग्स को पूरी तरह बंद करके बजट में शामिल किया जाए। ये ऑफ बजट उधारी क्या होती है और आयोग इसे बंद करने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? ऑफ बजट उधारी एक तरह से सरकार द्वारा लिया गया छिपा हुआ कर्ज है। छिपा हुआ कर्ज? हाँ, सरकार अपनी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को अपनी ओर से बाजार से पैसा उधार लेने के लिए कहती है। ये उधारी सीधे सरकार के खातों में नहीं दिखती, जिससे राजकोषीय घाटे का आंकड़ा कम नजर आता है, जबकि असल में सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा होता है। अच्छा, तो ये पारदर्शिता के लिए है? जी, आयोग इसे बंद करने पर इसीलिए जोर दे रहा है ताकि सरकार की वित्तीय स्थिति की एक सच्ची और पारदर्शी तस्वीर सामने आए और वित्तीय अनुशासन बना रहे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। रिपोर्ट में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सुधारों की भी बात की गई है। जी, 2 प्रमुख क्षेत्रों बिजली और सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बिजली क्षेत्र में बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स के निजीकरण पर जोर दिया गया है। और क्या सिफारिशें हैं? डिस्कॉम्स के कर्ज को संभालने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी बनाने का सुझाव है और साथ ही पूंजीगत निवेश सहायता को निजीकरण के पूरा होने से जोड़ा गया है। और सब्सिडी के बारे में क्या कहा गया है? सब्सिडी के मामले में बिना लक्ष्य वाले जो नकद हस्तांतरण है उनकी समीक्षा करने और सब्सिडी के लिए ऑफ बजट उधारी पर रोक लगाने की बात कही गई है। डिस्कॉम्स का निजीकरण अक्सर एक बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा होता है। आयोग इसके लिए इतनी पुरजोर सिफारिश क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या तर्क है? आयोग का तर्क पूरी तरह से आर्थिक है। अधिकांश राज्यों में सरकारी डिस्कॉम्स भारी घाटे में चल रही हैं, जिससे राज्यों के वित्त पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। आयोग का मानना है कि निजीकरण से इन कंपनियों में दक्षता आएगी, घाटा कम होगा और अंततः राज्यों की वित्तीय सेहत सुधरेगी, ताकि वो पैसा कहीं और खर्च हो सके। बिल्कुल जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण सुधार सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसई से संबंधित है। हाँ, रिपोर्ट में 308 निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा करने और उन्हें बंद करने की सिफारिश की गई है। और इन्हें बंद करने के लिए क्या मापदंड सुझाए गए हैं? सिफारिश है कि जो निष्क्रिय और खराब प्रदर्शन वाले उपक्रम हैं, उनके लिए एक विनिवेश नीति बनाई जाए। एक शर्त भी रखी गई है कि यदि कोई उपक्रम लगातार 4 में से 3 साल घाटे में रहता है, तो कैबिनेट द्वारा उसे बंद करने या उसके निजीकरण पर विचार करना अनिवार्य होगा। इन 308 निष्क्रिय पीएससीज को बंद करने पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्या ये राज्य सरकारों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ है? बिल्कुल, ये निष्क्रिय उपक्रम भले ही कोई उत्पादन या सेवा न दे रहे हों, लेकिन इनके रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन और बाकी देनदारियों पर लगातार सरकारी पैसा खर्च होता रहता है। सफेद हाथी की तरह। हाँ, बिल्कुल, ये राज्य के खजाने पर एक बड़ा और अनावश्यक बोझ है। इन्हें बंद करके राज्य सरकारें बहुमूल्य संसाधनों को बचा सकती हैं और उन्हें अधिक उत्पादक कार्यों में लगा सकती हैं। चलो अब अंतिम स्लाइड देखते हैं, जो इस पूरी रिपोर्ट के दर्शन या फिलॉसफी का सार प्रस्तुत करती है। जी, इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहला है संतुलन, यानी समता और दक्षता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश, जिसमें जीडीपी योगदान को शामिल किया गया है। दूसरा है शहरीकरण। भारत के तीव्र शहरीकरण को पहली बार शहरीकरण प्रीमियम के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है। तीसरा है अनुशासन, ऑफ बजट उधारी पर रोक
और सख्त राजकोषीय लक्ष्य वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। और चौथा है आत्मनिर्भरता। जी, राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने का एक स्पष्ट संकेत है। तो इन सभी बिंदुओं को देखकर ये रिपोर्ट राज्यों को अधिक वित्तीय रूप से जिम्मेदार और आर्थिक रूप से कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम लगती है। लेकिन क्या इससे कम से कम अल्पावधि में राज्यों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर किए जाने वाले खर्च में कमी आ सकती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न है। निश्चित रूप से जब राज्यों पर वित्तीय अनुशासन का दबाव बढ़ता है और आरडीजी जैसे अनुदान बंद हो जाते हैं, तो उन्हें अपने खर्चों को प्राथमिकता देनी होगी। यह संभव है कि कुछ राज्य गैर आवश्यक खर्चों में कटौती करें, लेकिन यह भी एक जोखिम है कि दबाव में वे कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कम कर दें। इसका अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकारें इस नई वित्तीय वास्तविकता का प्रबंधन कैसे करते हैं और अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कितने प्रभावी कदम उठाती हैं। बिल्कुल। तो ये था 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का एक व्यापक विश्लेषण। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।